टॉक अबाउट फिजिकल मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन का मतलब आपको बताया था कि किसी भी चीज़ को ना जरासीमों से पाक कर देना स्टेरिलाइजेशन कहलाता है। अब इसके ना डिफरेंट मेथड्स होते हैं, क्योंकि डिफरेंट चीज़ें होती हैं, हर चीज़ को जरासीमों से पाक करना है, यानी हवा है, पानी है, खुराक है, हमारी ड्रेसिंग्स है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और फार्मास्यूटिकल मेडिसिन हैं वगैरह। अब ये डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट चीज़ों को जरासीमों से पाक करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो उनमें से जो 3 बेसिक मेथड्स थे, एक फ़िज़िकल था, एक केमिकल था, एक मैकेनिकल था। आज हमने ना बेसिकली फ़िज़िकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन पढ़ना है कि ऐसा मेथड जिसको हम फिज़िकली देख सकते हैं या फिज़िकली हम ऑब्ज़र्व करते हैं, ऐसे मेथड्स को हम फिज़िकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। इनमें ना बेसिकली 4 मेथड्स आते हैं। एक आती है हीट स्टेरिलाइजेशन, एक आती है सनलाइट स्टेरिलाइजेशन, एक आती है रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन। बेसिकली ना ये 3 मेथड्स होते हैं जो फिज़िकल मेथड्स में आते हैं, लेकिन हम इसमें फ़िल्ट्रेशन भी इंक्लूड करते हैं। हालांकि फ़िल्ट्रेशन को मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक हो गया। अब जो हीट स्टेरिलाइजेशन है ना, हीट स्टेरिलाइजेशन में हम बेसिकली हीट को यूज़ करते हैं, यानी हम मॉइस्चर को यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्टली आग को या रेडिएशंस को, जैसे सनलाइट से रेडिएशंस आती हैं, उनको हम यूज़ करते हैं जरासीमों से पाक करने के लिए, यानी मटीरियल्स को स्टेरिलाइज़ करने के लिए। अब ये जो हीट स्टेरिलाइजेशन होती है, इनमें फर्दर 2 आ जाती हैं। एक आती है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, एक आती है मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। हम इसको फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। दूसरा हमारे पास होती है सनलाइट रेडिएशन। सनलाइट में ये होता है कि हम डायरेक्टली सनलाइट को इस्तेमाल करते हैं और चीज़ों को स्टेरिलाइज़ कर देते हैं, जैसे पानी हो गया, जैसे अचार वगैरह हो जाते हैं, और मिर्चें वगैरह घर में जो है ना ख़वातीन छतों पे रख देती हैं जिनको स्टेरिलाइज़ करना होता है। ये हमारे पास फिजिकल सनलाइट मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन कहलाता है, जो फिजिकल मेथड का की सब डिवीजन है। उसके अलावा आती है रेडिएशन। रेडिएशन में हम 2 किस्म की रेडिएशंस को यूज़ करते हैं। एक आती है आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक आती है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। आयनाइजिंग रेडिएशंस में ये होता है कि आइंस प्रोड्यूस हो जाते हैं और वो आइंस क्या करते हैं, जाके माइक्रोब्स के डीएनए को डैमेज कर देते हैं, और डैमेज करने के बाद उन माइक्रोब्स को किल कर देते हैं। अब इनमें आती हैं एक्स रेज़ आती हैं, गैमा रेज़ आती हैं और कैथोड रेज़ आती हैं। और जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, इनमें आइंस प्रोड्यूस नहीं होते, ये डायरेक्टली इतने पावरफुल होते हैं कि ये डायरेक्टली माइक्रोब्स के डीएनए को जाके डैमेज कर देते हैं और उनकी जो प्रोटीन्स होती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग को रोक देते हैं, और इसकी वजह से जरासीमों के अंदर म्यूटेशन काज हो जाती है और वो मर जाते हैं। जरासीम नॉर्मली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है। अब इसकी भी फर्दर 2 डिवीजन है, एक है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है और एक है इंफ्रारेड रेडिएशंस है। ये हमने फुल डिटेल के साथ पढ़ना है। जो फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन पे एक सेपरेट वीडियो बनेगी जिससे आपके कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह और ज़्यादा पक्के हो जाएंगे। बेसिकली हमने फोकस आज इन 3 चीज़ों पे करना है। एक ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन है, एक मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन है, और एक जो है रेडिएशन वाला मेथड है जिसमें आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन आती है, और साथ में सनलाइट रेडिएशंस पे भी। मेन गोल पे आते हैं जो ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन है। अब जो ड्राई हीट होती है ना, ड्राई हीट को ड्राई हीट इसलिए कहा जाता है कि इसमें खुशक आग को इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऐसी हीट को यूज़ करना जिसके अंदर कोई मॉइस्चर कंटेंट ना हो, कोई रेडिएशंस वगैरह ना हो, ऐसी हीट को यूज़ करना और चीज़ों को स्टेरिलाइज़ करना ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन कहलाता है। अब इसके ना 4 मेथड होते हैं। एक होता है डायरेक्ट फ्लेमिंग, एक होता है रेड हीट स्टेरिलाइजेशन, एक होता है हॉट एयर स्टेरिलाइजेशन, और एक चौथा मेथड है जिसको हम कहते हैं इंसिनरेशन। अब जो डायरेक्ट फ्लेमिंग होता है, हम इसकी तरफ आते हैं। डायरेक्ट फ्लेमिंग में होता ये है कि ऑब्जेक्ट्स को ना डायरेक्टली फ्लेम के ऊपर से पास कर दिया जाता है। हम बंसन बर्नर का एक फ्लेम होता है, अब उसके ऊपर से ना चीज़ों को 2-3 बारी पास कर देते हैं और वो स्टेरिलाइज हो जाती हैं। इस तरह की स्टेरिलाइजेशन का जो मेथड होता है ना, वो नॉर्मली घरों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे किसी बच्चे को चम्मच से दवाई पिलानी है, तो चम्मच को 2-3 बारी आग के ऊपर से गुजार दिया जाए तो हम कहते हैं वो स्टेरिलाइज हो गया। अब ये जो स्टेरिलाइजेशन होती है, ये डायरेक्ट फ्लेमिंग स्टेरिलाइजेशन कहलाती है। इसी तरह जो माइक्रो लैब होती है हमारी, उसमें आपने अगर स्मेयर तैयार किया हो, यानी किसी किस्म की स्टेनिंग करनी हो, तो उससे पहले ना स्लाइड्स की स्मेयर तैयार करते हैं। तो स्मेयर तैयार करने से पहले जो स्लाइड होती है ना, स्लाइड की हीट फिक्सेशन करते हैं, यानी स्लाइड को हल्का सा जो है ना पकड़ के, और जो बंसन बर्नर का फ्लेम होता है उससे 2-3 बारी गुजारते हैं। जैसे ही वो 2-3 बारी गुजरता है तो हम कहते हैं कि वो स्टेरिलाइज हो गया। अब ये वाला जो मेथड होता है ना, इसको हम डायरेक्ट फ्लेमिंग स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। इसको हम ना 2-3 बारी बंसन बर्नर के फ्लेम में से गुजार देते हैं ताकि वो रेड हीट ना हो, ठीक है, और नॉर्मली वो स्टेरिलाइज हो जाए। इस तरह की स्टेरिलाइजेशन को ग्लास स्लाइड्स को स्टेरिलाइज करने के लिए, माउथ ऑफ कल्चर ट्यूब वगैरह को स्टेरिलाइज करने के लिए, यानी आपके पास जो गिलास स्लाइड्स होती हैं, आपने उसके ऊपर स्मेयर बनाना है या कोई और एक्सपेरिमेंट वगैरह करना है, तो उसको उस गिलास स्लाइड को स्टेरिलाइज करने के लिए आप डायरेक्ट फ्लेमिंग को इस्तेमाल करते हैं। या माउथ ऑफ कल्चर ट्यूब ये होती है कि आपका जो कल्चर ट्यूब आपने जिसमें कल्चर बनाया होता है, उस कल्चर को इनोकुलेटिंग लूप्स में निकालने से पहले आप उस जो कल्चर ट्यूब की माउथ होती है उसको डायरेक्ट फ्लेमिंग स्टेरिलाइजेशन करते हैं, यानी उसको आग से 1-2 बारी गुजारते हैं, ताकि अगर उस कल्चर ट्यूब के ऊपर किसी किस्म के माइक्रोब्स हैं वो किल हो जाएं, और वो माइक्रोब्स की जो नई कॉलोनी है वो जो स्टेरिलाइजेशन टेक्निक आप कर रहे हैं वहाँ पर ना आ जाए।
ठीक हो गया। अब दूसरी है रेड हीट स्टेरिलाइजेशन। रेड हीट का मतलब ये है कि आपने किसी चीज़ को इतना हीट करना है कि वो रेड हो जाए। अब चीज़ें रेड कौन सी होती हैं? जो लोहे से बनी हुई हों। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास जो ऐसी चीज़ें जो लोहे से बनी हों, स्पेसिफिकली जो इनोकुलेटिंग लूप होती है या फोर्सेप्स होते हैं, ये जो चीज़ें होती हैं इनको जो है ना बंसन बर्नर के फ्लेम के ऊपर ना 2-3 मिनट तक रख दिया जाता है या 1-2 मिनट तक, और इनकी जो टिप होती है ना वो रेड हॉट हो जाती है। अब उसकी वजह से क्या होता है कि आपने अगर इनोकुलेटिंग लूप है, इसमें आपने क्या करना है कि किसी भी कल्चर मीडिया से कल्चर उठा के, बैक्टीरिया की कॉलोनी उठा के स्लाइड पे स्मेयर बनाना है। तो अब अगर आप इनोकुलेटिंग लूप से आप वो बैक्टीरिया की कॉलोनी उठा के स्लाइड के ऊपर स्मेयर बना रहे हैं और इनोकुलेटिंग लूप के ऊपर पहले से ही ऑलरेडी बैक्टीरिया या माइक्रोब्स मौजूद है, क्योंकि जिस तरह मछलियां समंदर में पानी के नीचे रहती हैं, इसी तरह हम हवा के बहुत बड़े समंदर के नीचे रह रहे हैं और उस समंदर में हवा के बहुत ज़्यादा माइक्रोब्स हैं। तो इनोकुलेटिंग जो लूप होता है उसके ऊपर भी माइक्रोब हो सकते हैं। अब अगर उसके ऊपर ही माइक्रोब हुए तो जिस बैक्टीरिया की कॉलोनी को आप ऑब्जर्व कर रहे हो स्लाइड के ऊपर, वो कॉलोनी ऑब्जर्व ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपकी जो स्मेयर बना है उसमें डिफरेंट माइक्रोब्स आ गए हैं और उसमें डिफरेंट कॉलोनीज आ गई हैं। तो वो जो इनोकुलेटिंग लूप है उसको सबसे पहले रेड हीट स्टेलाइज किया जाता है, यानी उसको बंसन बर्नर के फ्लेम के ऊपर 2-3 मिनट तक रखा जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि उसके ऊपर जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो किल हो जाते हैं और उसके बाद हम जो है ना कॉलोनी उठा के स्टेलाइज वगैरह करते हैं। तीसरा मेथड है हॉट एयर। हॉट एयर ओवन जो मेन बेसिकली जो ड्राई हीट स्टेलाइजेशन का जो सबसे मेन मेथड है ना वो हॉट एयर स्टेलाइजेशन है। हॉट एयर स्टेलाइजेशन में आपको पता है कि हॉट एयर के थ्रू हम स्टेलाइजेशन करेंगे। अब हॉट एयर कहाँ पे होगी? हम ओवन लेते हैं। इसमें जो ओवन होते हैं, नॉर्मली ओवन घरों में इस्तेमाल किया जाता है खाना गर्म करने के लिए, लेकिन अगर हम माइक्रो लैब में ओवन की बात करें तो माइक्रो लैब में ओवन को इस्तेमाल किया जाता है जरासीमों से चीज़ों को स्टेलाइज करने के लिए। तो अब होता कुछ ऐसा है कि हम जिस चीज़ को स्टेलाइज करना है उसको ओवन की इस जाली के अंदर रख देते हैं। मिसाल के तौर पे ये मैंने एक कोई भी सैंपल उठाया, स्पेसिमेन उठाया, इसको हमने ओवन के अंदर रख दिया। ये ओवन का ढक्कन है, इसको हम बंद कर देते हैं। जैसे ही ओवन का ढक्कन बंद होगा तो अगर हमने 2 घंटे के लिए स्टेलाइज करना है तो हम 160 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखेंगे। 1 घंटे के अंदर अंदर स्टेलाइज करना है तो 170 डिग्री रखेंगे और 30 मिनट के अंदर स्टेलाइज करना है तो हम 180 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर रख देंगे। ये बिल्कुल ही ऐसा है जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप चाहते हैं घर में अंडा 10 मिनट में उबल जाए तो आप चूल्हे की आग तेज़ कर देते हैं। आप चाहते हैं कि अंडा देर से उबले और आप 2-3 काम और कर लें तो आप क्या कर देते हैं? चूल्हे की आग थोड़ी कम कर देते हैं। तो बिल्कुल आपने क्या करना है, जो आपने अगर जल्दी चाहते हैं कि चीज़ स्टेलाइज हो जाए और जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाए तो आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे। सिंपल सी बात है। इसमें क्या होता है कि आगे इसका बड़ा लंबा चौड़ा मैकेनिज्म है। बस आपने सिंपल ये याद रखना है कि चीज़ को हम ओवन के अंदर रख देते हैं और ओवन के साथ जो है ना इलेक्ट्रिकली फ़ैन अंदर लगे हुए होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो फ़ैन कंटिन्यूसली चल रहे होते हैं और जो ओवन होता है उसमें हॉट एयर बन रही होती है और वो हॉट एयर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है। अब वो जो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है ना, हर जगह बराबर डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिसकी वजह से अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। उसकी ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेटिव बर्निंग भी हम कहते हैं। अब ऑक्सीडेशन की वजह से वो मर जाता है। डायरेक्ट फ्लेमिंग का जो बेसिक प्रिंसिपल है ना, डायरेक्ट बेसिक प्रिंसिपल कहते हैं कि वो किस तरह जरासीमों को मारती है। उसका मेन बेसिक प्रिंसिपल ये है कि वो ऑक्सीडेशन करती है। अब ऑक्सीडेशन से क्या होता है कि ऑक्सीजन जो फ्री रेडिकल्स हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। वो जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स होते हैं ना वो जाते हैं माइक्रोब्स के अंदर और माइक्रोब्स की जो प्रोटीन्स होती हैं उनको डैमेज कर देते हैं। या वो फ्री रेडिकल्स अक्सर जाके ना जो सेल मेम्ब्रेन्स वाली प्रोटीन होती है उनको डैमेज कर देती हैं। अब वो सेल की मेम्ब्रेन ही नहीं रहेगी। जो बेसिकली माइक्रोब्स होता है उनमें मेन चीज़ ही प्रोटीन होती है। अगर वो प्रोटीन ही डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से माइक्रोब्स मर जाते हैं। तो मेन जो सबसे ज़्यादा मेथड यूटिलाइज होता है डायरेक्ट फ्लेमिंग में वो हॉट एयर स्टेलाइजेशन होता है। और हॉट एयर स्टेलाइजेशन में हम ओवन को यूज़ करते हैं। दोबारा आपको मैंने बता दिया। जो लास्ट मेथड है वो है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का मतलब ये है कि किसी चीज़ को जला देना। यानी अगर आपकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको, आप उस चीज़ को जला दें और जलाने के बाद उसमें जो सिलेक्टिव चीज़ें होती हैं वो हासिल कर लें। नॉर्मली इन चीज़ों को जो है ना हम जो हॉस्पिटल वगैरह होते हैं ना, हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे लार्ज क्वांटिटीज़ में कोई चीज़ें बच जाती हैं, ग्लव्स वगैरह, ड्रेसिंग वगैरह, इन सारी चीज़ों को। तो इन सारी चीज़ों को हम एक इंसिनरेटर में डालते हैं। इंसिनरेटर कहते हैं कि जिस चीज़ में आप जिस तरह तंदूर टाइप का होता है ना, इसी तरह एक इंसिनरेटर टाइप का भी होता है। हम उस चीज़ के अंदर उसको डाल देते हैं। बेसिकली जो लोहे से या तांबे से या पीतल से जो चीज़ें मिलके बनी हुई होती है ना, हम इंसिनरेशन में उस इंसिनरेटर में उसको डालते हैं। अब आपको पता है लोहा वगैरह तो जलता नहीं है, तो उसके साथ जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगी वो स्टेलाइज हो जाएंगे और जो बाकी जो लोहा वगैरह या पीतल तांबा वगैरह जो बचेगा वो आपसे जरासीमों से वो पाक हो जाएगा। ठीक हो गया। अब नॉर्मली आपने क्या करना होता है, इंसिनरेटर में उस चीज़ को इतना जलाओ इतना जलाओ इतना जलाओ कि उसके एशेज़ बन जाए। एशेज़ कहते हैं कि राख बन जाए। अब वो जो राख होती है उसके बाद राख को उड़ा देते हैं, हम अलहदा कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, फ़िल्टर कर लेते हैं
और जो बाकी मटेरियल बचता है जिसको हमने स्टेरिलाइज़ करना होता है वो हमारे पास हासिल हो जाता है। ठीक है, इसको आपको दोबारा बताया हॉस्पिटल रूम्स में फाइनल डिस्पोजल्स वगैरह के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारे पास जो ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन है, हर मेथड आपको पता है कि उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। हमने हर चीज़ को कंसिडर करना होता है। अब एडवांटेजेस इसके क्या है, इसको उस मटेरियल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो मॉइस्ट हीट के अंदर डैमेज हो जाए, जैसे आपके पास प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया। अब ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना, अगर आप मॉइस्ट हीट्स के ज़रिए उसको स्टेरिलाइज़ करेंगे तो मॉइस्चर के अंदर जो स्टीम होती है वो इतनी पेनिट्रेटेबल होती है कि वो प्लास्टिक को पिघला देती है, जो रबड़ होता है वो पिघल जाता है। तो ऐसी चीज़ों को अगर आपने स्टेरिलाइज़ करना है, जैसे ग्लव्स हो गए हैं, जैसे ड्रेसिंग्स हो गई हैं, ऐसी चीज़ों को आप मॉइस्ट हीट से स्टेरिलाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ को स्टेरिलाइजेशन के लिए हमारे पास ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन होती है, यानी डायरेक्ट ओवन में डालो और ओवन में आराम से उसे 30 मिनट के अंदर अंदर स्टेरिलाइज कर लो। दूसरा, रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर इसको चाहिए होता है थोड़ा सा, आपको पता है कि 180 डिग्री सेंटीग्रेड 170 डिग्री सेंटीग्रेड इसको नॉर्मली चाहिए होता है जरासीमों को मारने के लिए। देखें जिस तरह हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए 45 तक चला जाए हम मर जाएंगे। इसी तरह जो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं, उनकी बॉडी के लिए भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो वो जरासीम भी मर जाते हैं। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, उसको हाई टेम्परेचर देते हैं और वो मर जाते हैं। और इट डज़ नॉट गिव हाई 100% रिजल्ट। ये इसका एक डिसएडवांटेज है, गलती से एडवांटेजेस में लिखा गया है, यानी ये आपको 100% रिजल्ट नहीं देता। आपको 100% कन्फर्म नहीं होता कि यार ये प्रॉपर 100% स्टेरिलाइज हो गया या नहीं होगा। जैसे डायरेक्ट फ्लेमिंग है, आपने एक दो बारी जो है ना स्लाइड्स को बंसन बर्नर के फ्लेम के ऊपर से गुजारा, आपको 100% कन्फर्म नहीं होगा कि यार इसके ऊपर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर गए हैं, लेकिन आपको फिर भी यार मतलब ईजी मेथड होगा कि यार चलो ठीक है जी स्टेरिलाइजेशन तो होगी है। अब इसके डिसएडवांटेजेस, जो डिसएडवांटेजेस है उसमें गलती से 2 एडवांटेजेस लिखे गए हैं पहले वाले, तो आपने इसको एडवांटेजेस में लेना है। पहला ये, इट इज़ अ चीप मेथड, आसानी से हो जाता है, आराम से। आपको एक बंसन बर्नर चाहिए या आपको एक ओवन चाहिए जो इजीली अवेलेबल होता है, आप उसके ऊपर से जो है ना डायरेक्ट फ्लेमिंग भी कर सकते हैं, रेड हीट स्टेरिलाइजेशन भी कर सकते हैं, हॉट एयर स्टेरिलाइजेशन भी। यानी आपको बंसन बर्नर से पहले वाले 2 हो जाएंगे और जो हॉट एयर होगा उसके ज़रिए से जो है ना आपकी हॉट एयर स्टेरिलाइजेशन हो जाएगी। तो ईजी मेथड है, चीप मेथड है, हर बंदा इसे इस्तेमाल कर सकता है, उम्र की कोई कैद नहीं। ये नहीं है कि जो आपको कोई ख़ास एक्सपीरियंस चाहिए ओवन में खाना गर्म करने के लिए या स्टेरिलाइज करने के लिए चीज़ों को, या छोटे बंदे नहीं कर सकते, छोटे बड़े, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, हर बंदा जो है ना स्टेरिलाइजेशन इस मेथड के थ्रू कर सकता है। कॉस्ट ऑफ द मेथड इज़ रिड्यूस्ड, यानी ईजी मेथड है, चीप मेथड है, कोई इतने खास पैसे नहीं लगते। अब असल में ये जो लास्ट 3 है ये डिसएडवांटेजेस है मेन। पहला डिसएडवांटेज ये है कि सेलुलोज के जो मटेरियल्स होते हैं, जैसे सेलुलोज किस चीज़ से, पेपर हो गया, जैसे क्लॉथ्स हो गए हैं वगैरह वगैरह, जैसे आपके पास ड्रेसिंग्स हो गई हैं, इन मटेरियल्स को आप इस मेथड के थ्रू स्टेरिलाइज नहीं कर सकते। यानी आप डायरेक्ट एयर से भी इसे नहीं गुजार सकते ना हॉट एयर से उसे स्टेरिलाइज कर सकते हैं। नॉट सुइटेबल फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, वही बात आपको होगी, जो सर्जिकल ड्रेसिंग्स होती हैं, ग्लव्स वगैरह होते हैं, वो प्लास्टिक से बने हुए होते हैं, तो वो इससे स्टेरिलाइज नहीं कर सकते हैं। नॉट सुइटेबल फॉर प्लास्टिक एंड रबर सब्सटेंसेस, जो प्लास्टिक और रबर सब्सटेंसेस होती हैं ये उसके लिए भी इतना हाई स्टेबल और इफेक्टिव मेथड नहीं है। अब